नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय सरस्वती माँ की। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन मंच विद योर एजुकेटर। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, न्यू सेशन फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमारे पास जो लास्ट सेशन पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो हमने किसके बारे में पढ़ा था कि भूकंप और भूकंप का सर्वेक्षण। भूकंप के सर्वेक्षण का जो क्राइटेरिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। भूकंप के सर्वेक्षण के लिए दो चीज़ों को हमने यूज़ किया था, जिसमें जीपीएस और जीएनएसएस। यानी पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भूकंप के लिए सीआईपी और क्लैम्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पास प्रॉपर्टी यूज की जाती है सीआईपी और क्लैम्स की, वो आयनोस्फीयर से थी। ये मैंने आपको बता दी कि सीआईपी और प्लस क्लैम्स, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि सीआईपी क्या है, सीआईपी एक क्या है, परटर्बेशन है। परटर्बेशन का मतलब होता है कि जहां असबद्धता हो, असबद्धता का मतलब हो कि जहां पे डिस्टरबेंस बने। तो वो डिस्टरबेंस कहाँ बनता है? कोएनोस्फीयर में बनता है। और किसके कारण बनता है? सिस्मिक वेव। वेरी गुड मॉर्निंग रेनू। सिस्मिक वेव किस तरह की वेव बताई थी आपको? साउंड वेव की तरह होती है, पराध्वनिक तरंगों की तरह होती है। और जो आयन मंडल में जाकर जो एक तरह से मीडियम बना हुआ है, कौन सा? प्लाज्मा, उसमें क्या करती है? डिसकंटिन्यूटी पैदा करती है। तो उससे क्या है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं सीआईपी प्लस क्लेम्स के द्वारा। ठीक है, नवीन वर्मा, राम राम भाई, कैसे हो? चलिए, उसके बाद क्या है, हमने भूकंप की वो डिटेल पढ़ी जिसमें भूकंप के आने वाले प्रभाव क्या हो सकते हैं, यानी धरातल के लिए, हमारे लिए, मकानों के लिए, जल के लिए, इस तरह के हमने प्रभाव पढ़े थे। अब बात आती है भूकंप का न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है। कि भूकंप का न्यूनीकरण, तो जब भूकंप आता है तो उसका न्यूनीकरण, न्यूनीकरण का मतलब है रिडक्शन, यानी अर्थक्वेक रिडक्शन। सिस्मिक रिडक्शन भी कहा जा सकता है इसे, सिस्मिक रिडक्शन। तो सिस्मिक रिडक्शन के लिए जो मंजिल, इमारत, भवन, घर, इनके लिए हमने एक मेथड लगाया था, अलगाव मेथड, यानी आइसोलेशन, बेस आइसोलेशन सिस्टम होता है या सिस्मिक बेस आइसोलेशन होती है। दो तरीके की होती है, वो मैंने लास्ट जो सेशन किया था उसमें आपको बताया था कि एक होता है सिस्मिक बेस आइसोलेशन। ये होता है सिस्मिक बेस आइसोलेशन। क्या चीज होती है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है तो उनके बेस में बेरिंग, प्लेट, इस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करके उनको भूकंप रोधी बनाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, तिरछी इमारतें बनती है, डेल्टा प्रभाव को कम करती है, कपल्ड प्रभाव को कम करती है, या जो भूकंपीय तरंग पैदा होती है, त्वरण जो होता है, उससे क्या है, बिल्डिंग के आधार को और धरती को या तल को, धरातल को अलग करता है। तो वो कौन करता है? अलगाव अलग करता है, आइसोलेशन अलग करता है। ठीक है, तो आइसोलेशन का रोल क्या है? बिल्डिंग, भवन, निर्माण, जो भी सामग्री होती है उनको भूकंप रोधी बनाना, भूकंप से बचाना। ज्योति, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, वो हमने पढ़ दिया। अब सिस्मिक रिडक्शन क्या है, भूकंप न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है। तो भूकंप का जो न्यूनीकरण है वो जगह जगह पर क्या स्थापित करने चाहिए हमें? भूकंपीय केंद्र। भूकंपीय केंद्र किस पे काम करेंगे? जीपीएस। तो जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम है वो आपको पहले सूचित कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो हलचल का भी पता लगा लेता है, जिससे बाकी पास के क्षेत्र के लोगों को क्या किया जा सकता है? सूचित किया जा सकता है कि भूकंप जो आया है इसके झटके कई देर तक क्या है, अनुभव किए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भूकंप जब आता है तो एक बार में भूकंप हल्का या रुक जाता है, नहीं, ये क्या है, रुक रुक के झटके देता है, क्योंकि क्या है, लगातार वेव फॉर्म चलती रहती है। सर इतने दिन में क्लास क्यों ली है? हाँ, कोई दिक्कत हो गई थी इसलिए आज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास भूकंप का न्यूनीकरण जैसे करना है तो नंबर एक, यानी भूकंप केंद्रों, यानी जो भूकंप का हमने न्यूनीकरण करना है तो भूकंप केंद्रों की स्थापना करके, भूकंप केंद्रों की स्थापना करके, ये सबसे पहला काम होता है। भूकंप केंद्रों की स्थापना करके लोगों तक सूचना पहुंचाना कि जो केंद्र है उनकी स्थापना करेंगे और लोगों तक
सूचना पहुंचाना, यानी इंफॉर्मेशन रीच अप टू द पीपल, सूचना पहुंचाना। और इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम यह है कि जीपीएस से, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जीपीएस से प्लेटों की हलचल का पता लगाना, कि जो टेक्टोनिक प्लेट है उनकी हलचल का पता लगाना, प्लेटों की हलचल का पता लगाना। यह भी काम किसके द्वारा किया जा सकता है? जीपीएस के द्वारा। वैसे हमने जीपीएस के आधार पर जो बात की थी वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात की थी, जीएसएस। जीएसएस क्या चीज होती है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, जो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, किसी एक जगह पे क्या है व्यवस्थित किया जाता है और वो आपके पास वहां से लगातार अस्थिर रूप से क्या आपको जानकारी देता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम ठीक है। नंबर 3 आपको क्या याद रखना है? ये जीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जीपीएस के अलावा दूसरी चीज क्या होती है? जीएसएस, तो ग्लोबल या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इससे हम किसका अनुमान लेते हैं? प्लेटों की हलचल। प्लेटों की हलचल कौन सी? टेक्टोनिक प्लेट की। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या करती है? एक तरह से वेव फॉर्मेशन जनरेट करती है, जो किसको टच करती है? किस मंडल को टच करती है? आयनोस्फीयर को। तो आयन मंडल में क्या पैदा करती है? एक तरह से बिखराव। वो बिखराव किस में होता है? प्लाज्मा पार्टिकल, प्लाज्मा मीडियम में होता है। तो जिससे हम CIP प्लस किसका काम करते हैं? क्लैम्स का। तो वो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के आधार पर इन प्लेटों की हलचल, वाइब्रेशन प्रॉपर्टी, वेव फॉर्मेशन का पता लगाकर हम लोगों को क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। तीसरा काम क्या होता है हमारे पास? कि जो भूकंप संभावित अक्षेत्र हैं, कि भूकंप संभावित अक्षेत्र, कि जितने भी भूकंप संभावित अक्षेत्रों, भूकंप संभावित अक्षेत्रों के सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना, कि जिन अक्षेत्रों में भूकंप सबसे ज्यादा आने की संभावना होगी, तो जहां भूकंप संभावित अक्षेत्र हैं कि सुभेद्यता मानचित्र क्या करना? तैयार करना। अब इनको तैयार करके लोगों तक सूचना पहुंचाना। फिर क्या काम करना होता है? लोगों तक सूचना पहुंचाना। और ये जो सूचना पहुंचाई जाती है ये जोखिम की है। सूचना पहुंचाना कि आपके पास अगर भूकंप आएगा तो उसका कितना जोखिम हो सकता है। ये बात हम किस मानचित्रावली से पता करते हैं? सुभेद्यता मानचित्रावली, यानी वल्नरेबल मैप जो होता है उससे हम डिटेक्ट करते हैं। तभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो संसार के 3 पेटियां हैं, 3 बेल्ट हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागरीय थी। तो प्रशांत महासागरीय के अलावा दूसरी थी भूमध्य सागरीय थी, जो महाद्वीपीय भी पेटी थी, और एक अटलांटिक थी। ठीक है, तो जो आपकी बीच वाली पेटी थी भूमध्य सागरीय वाली, वो अटलांटिक पेटी थी। और उससे पहले एक महाद्वीपीय पेटी आती है जिसमें हमारा क्षेत्र हिमालय का भी आता है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं। तो ये आपके पास एक तरह से क्या है? सुभेद्यता मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। तो सुभेद्यता मानचित्र से एक तरह से पहले संभावना हो जाती है कि ये वाला क्षेत्र एक तरह से भूकंप जोखिम वाला क्षेत्र है, कभी भी किसी भी वक्त यहां भूकंप आ सकता है। क्योंकि ये भूकंप जो है ये किस तरह की एक प्रमाण है पृथ्वी की संरचना के लिए? अप्रत्यक्ष, यानी इसका कोई पता नहीं है, ये हमारे सामने नहीं है, इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट है तो इसका अनुमान लगाना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी हम जिस समय के साथ पृथ्वी की संरचना बदलती है, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म फैक्ट बदलता है, अकॉर्डिंग टू द स्काई फॉर्मेशन बदलती है। हाँ जी ज्योति करवाएंगे, माई MCQ करवाएंगे। इसके बाद एक क्लास MCQ की होगी जो इनसे रिलेट काफी सारी चीजें आपको कवर करेगी। उसके बाद क्या है? भूकंप सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना, लोगों तक सूचना पहुंचाना, वह लोगों को जागरूक करना, वह लोगों को शिक्षित करना। इसके प्रति लोगों को क्या करना होगा? शिक्षित करना। ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये कथन के क्वेश्चन होते हैं। जब एग्जाम में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन उठाया जाएगा,
ईवीएस का क्वेश्चन उठाया जाएगा तो याद रहे आपको कथन रूप में पूछे जा सकते हैं एचएससी के द्वारा, क्योंकि जो यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन जुड़ते हैं इनके वो कथन में होते हैं, यानी स्टेटमेंट में होते हैं, सत्य और असत्य में आते हैं। फिर कथन दे दिए जाते हैं 1 2 3, फिर उनसे जोड़कर पूछा जाता है कि कौन सा कथन या कौन सा वाक्य इनके लिए सही या सत्य है, सम है, या कौन सा असत्य, विषम और क्या है, नॉट ट्रू है। तो इस तरह की बातें पूछी जा सकती है इन पॉइंटों से। अब बात आती है नंबर 4, भूकंप संभावित क्षेत्रों में, कि जो भूकंप संभावित अक्षेत्र है, भूकंप संभावित अक्षेत्रों में, कि जितने भी भूकंप संभावित अक्षेत्र है उनमें अक्षेत्रों में घरों इमारतों का और भवनों के डिजाइनों में सुधार, भवनों के डिजाइनों में क्या करना होगा, सुधार करना होगा। जितने भी डिजाइन हैं उन डिजाइनों को इंजीनियरिंग लेवल में लाना होगा, तो डिजाइनों में क्या करना, सुधार करना। यह भी क्या है, एक तरह से न्यूनीकरण है, यानी जिस क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आता है उस भूकंप संभावित क्षेत्र में जितने आपके होम्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, तो ज्यादातर आपने देखा होगा भूकंप और सुनामी का दायरा जो बना है जापान के लिए, तो उसमें वो घर, इमारत, जो भवन बनाते हैं वो एक स्पेशल डिजाइनिंग फॉर्म में बनाते हैं, उनमें सुधार करते रहते हैं। तो ये सुधार जरूरी हैं, यानी जितने भी अमेंडमेंट हम करेंगे डिजाइन के अंदर, इंजीनियरिंग लेवल के अंदर, अभिकल्प के अंदर, तो उतनी ही ज्यादा भूकंप रोधी चीजें बनाई जा सकती है। अब इसी का ही एक पॉइंट बनता है कि जितने घर या इमारत है, भवन है, उनके डिजाइन में क्या करना होगा, सुधार करना होगा। किसके लिए, भूकंप के न्यूनीकरण के लिए, सिस्मिक अर्थक्वेक रिडक्शन के लिए। नंबर 5, अब आपके पास जितने भी क्या है घर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, तो उन क्षेत्रों में एक तो शहरीकरण को क्या करना है, बढ़ावा कम देना है, औद्योगिकरण को बढ़ावा कम देना है। जहां भूकंप ज्यादा आते हैं तो वहां क्या करना है, औद्योगिकरण, कि औद्योगिकरण को बढ़ावा, औद्योगिकरण व शहरीकरण को बढ़ावा कम देना, कि जो आपके पास शहरीकरण है, नगर बसाव है, उनको क्या करना, बढ़ावा कम देना। तो उनका बढ़ावा क्या करना चाहिए, हमें कम करना, यानी वहां पर इनको स्थापित क्या करना होगा, कम से कम। मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, सर जी हम आपकी क्लास का वेट कर रहे थे, थैंक यू, डेली क्लास ले लिया करो सर। हाँ डेली क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो औद्योगिकरण व शहरीकरण को बढ़ावा क्या करना होगा, कम करना होगा, कि जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम उद्योग जो लगाए जाएं तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक जोन में लगाए जाते हैं। शहर जो बसाए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक जोन में बसाए जाते हैं। फिर भी हम क्या नहीं मानते, फिर भी क्या करते हैं, उनके बेसमेंट में जाने की कोशिश सबसे ज्यादा करते हैं, और वो इलाका होता है जहां पर कोई ना कोई डिजास्टर हो सकती है। जरूरी नहीं है कि भूकंप हो, बाढ़ भी हो सकती है, ठीक है। अब नंबर 6 पॉइंट क्या बनता है, कि इमारतों को अभिकल्प से तैयार करना, कि इमारतों को, अभिकल्प का मतलब होता है इंजीनियरिंग डिजाइन के अनुसार, तो यानी अभिकल्प व अभियंता, अभिकल्प व अभियंता के अनुसार बनाना, कि जो भी हम इमारतों को बनाते हैं वो अभिकल्प व अभियंता के अनुसार तैयार करना व बनाना, तथा हल्की सामग्री का उपयोग करना। जब भी हम इमारत बनाते हैं तो उनमें हमें क्या करना चाहिए, हल्की सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो बातें होती है, ये हमने जो पढ़ी है, ये है भूकंप को न्यूनीकरण करना। यानी सिंपल, अगर किसी क्षेत्र में भूकंप आता है, कोई भी क्षेत्र भूकंप संभावित है, तो उन क्षेत्रों में हमें ऐसे कौन से उपाय लगाने चाहिए जिससे लोगों को सूचित किया जा सके, भूकंप के जितने जोखिम हैं उनसे बचाया जा सके, भूकंप आने से पूर्व वहां की जान और माल हानि को बचाया जा सके। तो ये वो न्यूनीकरण, वो रिडक्शन मेथड थे जो हम भूकंप के साथ और भूकंप से पूर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट,
अब हम बात करना चाहते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एक तरह से अर्थ स्ट्रक्चर का होगा, कि थोड़ा सा पार्ट हमें अर्थ स्ट्रक्चर का भी उठाना है। यहां अर्थ स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, अर्थ स्ट्रक्चर में सिंपल बातें करनी है। और वो अर्थ स्ट्रक्चर क्यों करेंगे, क्योंकि एक जो चीज है अर्थ स्ट्रक्चर की वो पूछी जाएगी, और वो किससे पता लगती है हमें, भूकंप से। तो जब अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में आप जाते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। शाबाश, ये बताओगे प्यारे बच्चों आप कि जो पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे है, ये कब मनाया जाता है। अर्थ डे, जो पृथ्वी दिवस है, कि पृथ्वी हमारा ग्रह है और पृथ्वी जो दिवस है, अर्थ डे है, वो कौन सी घटना के बाद बनाया जाने लगा। तो जो पृथ्वी है वो दिवस के रूप में जब मनाई जाती है तो कब मनाई जाती है, 22 अप्रैल को। इसकी जो शुरुआत हुई है वो अमेरिका से हुई है, कैलिफोर्निया। तो शुरुआत जो है वो आपकी कब हुई है, वो हुई आपकी 22 अप्रैल 1970। यानी इसके लिए एक रैली निकाली गई थी, और दुर्घटना जो हुई थी, दुर्घटना हुई थी 1969 में। और 1969 में जो दुर्घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी, इस अर्थ डे के लिए पूछ लिया जाए कि अर्थ डे के लिए जो दुर्घटना हुई है, वेरी गुड, अर्थ डे के लिए जो दुर्घटना मानी जाती है जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई कैलिफोर्निया अमेरिका से, वो आपके पास एक ऑयल स्पिल थी। यानी एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है और जिससे बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल होता है। ऑयल स्पिल कौन सा होता है ये भी याद रखें, ये क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल कौन सा होता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। याद रखना कि जो हम नाम लिखते हैं, आज तक छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, पेट्रोलियम शब्द, ये पेट्रोलियम ही क्रूड ऑयल होता है, जो मिक्सचर होता है जैसे पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, नेफ्थलीन का, कैम्फर का, एस्फाल्ट का, बिटुमिन का, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स होती है। सर वीडियो पॉज हो गई, नहीं चल रही है, यहां से वीडियो एक्यूरेट चल रही है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल लाइव चल रही है। अगर लाइव ना चल रही होती तो आपका मैसेज नहीं आता, हो सकता आपके पास गुड़िया नेट की कोई प्रॉब्लम हो। ऑयल स्पिल जब हुआ था 1969 में, तो सेंटा बारबारा कैलिफोर्निया की जो दुर्घटना थी, सेंटा बारबारा कैलिफोर्निया की थी, जिसके बाद से लोगों ने समुद्री और धरातल के क्षेत्र को बचाने के लिए एक रैली की 1970 में। उसके बाद से यह डे फिक्स हो गया अर्थ डे के रूप में 22 अप्रैल। अब बात आती है कि जो हमने पृथ्वी की संरचना लेनी है, तो पृथ्वी की संरचना वैसे हमारे लिए क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं बता सकते, यानी सटीक जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके मामले में अगर बात करें हम अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, तो कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कुछ संभावित जानकारी अपना सकते हैं। तो जो आपकी संभावित जानकारी आती है वो कहां से आती है। अब संभावित जानकारी के कई प्रमाण होते हैं, याद रखना। जैसे क्या है, घनत्व के बारे में बताने वाला बंदा पहला कौन था, तो आइजक न्यूटन था, जिसने 3 स्ट्रक्चर दी थी, जिसे हम पढ़ते हैं सियाल, सीमा और निफे, ये स्वेस ने दिए थे। उसके अलावा बहुत और सारे क्या है नियम बनाए गए, जिसमें डिसकॉन्टिन्यूटी लगाएगी। जैसे सी लेवल की जो कॉन्टिन्यूटी है अपर लेवल और सी बेड की, वो किसने दी थी, वो कॉनराड के नाम से जानी जाती है। दूसरी आती है, वो आती है मोहोविसिक, फिर आती है रैपेटी, और फिर आप पढ़ते हो गुटनबर्ग, और लास्ट वाली पढ़ते हो आप लेमन। ये आपके पास असत्यंता, डिसकॉन्टिन्यूटी, असबद्धता कहा जाता है, जो अलग अलग लोगों ने अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में अपने अलग अलग प्रमाण दिए थे। और वो अलग अलग प्रमाण जब दिए जाते हैं तो उनके लिए उनके अपने आप के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे न्यूटन है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण फिनोमिना के अलावा एक जो प्रॉपर्टी लगाई थी उल्कापिंड की, जिसके आधार पर उसने डेंसिटी फिनोमिना दिया, और उसने कहा कि अर्थ का जो मटेरियल क्राइटेरिया है उसकी डेंसिटी 5.5 से लेके आगे की हो सकती है। लेकिन उसे भी ज्ञान नहीं था। लेकिन बाद में जो लोग आते हैं वो ऊपर के क्रस्ट की डेंसिटी कुछ और बताते हैं,
वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब अर्थ क्रस्ट की ओर बढ़ते हो, केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हो, तो वो लोग कहते हैं कि वहां डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, संघनता क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर आपके प्रॉपर्टी के भी पार्ट बांट दिए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के पार्ट भी बांट दिए जाते हैं। जैसे आप पढ़ते हो आग्नेय चट्टानों के आधार पर, इग्नियस रॉक्स के आधार पर। इग्नियस रॉक्स के आधार पर जब पट्टियां बांटी जाती है तो वो आपके पास ग्रेनाइट और किस में बांट दी जाती है, बेसाल्ट, जिसमें क्या एक तो महाद्वीपीय है, कॉन्टिनेंटल है, और दूसरी क्या ओशियनिक है। ओशियनिक मतलब महासागरीय है। तो ये इस तरीके की कुछ जानकारियां होती हैं जो यहां से हम तथ्य उठाते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले संभावित जानकारी की बात आती है तो यहां पर हमारे स्रोत होते हैं। स्रोत की बात करता है, जब स्रोत की बात करता है तो यानी उसमें आता है एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा कौन सा आता है, अप्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करता है, और फिर करता है प्राकृतिक, अप्राकृतिक और सैद्धांतिक। तीन बातें होती है। देखो बड़े मजेदार बातें होती है ये। अगर आपसे कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर पृथ्वी की संरचना का पता करना हो तो यह किस प्रकार का प्रमाण है, किस प्रकार का स्रोत है। ठीक है, भूकंप के आधार पर करनी हो, ज्वालामुखी के आधार पर करनी हो, या खनन यानी धरातल पर जितने खनन बने हुए हैं, माइंस एट द अर्थ बनी हुई है, खुदाई चल रही है, उसके आधार पर जो प्रमाण लिए जाते हैं वो कैसे हैं। तो यानी ये होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष होते हैं उसमें एक तो आता है धरातल की खनन, कि धरती पर जितने खनन हो रहे हैं, धरती पर जितने क्या है खदानें बनाई गई है, खनन बनाए गए हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ माइंस। पहली चीज क्या है, माइंस। दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार, यानी जितने भी क्या है ज्वालामुखी उद्गार हैं, ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक जो स्पेस हैं, उनसे भी हम प्रमाण ले सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। क्योंकि जब वहां से तत्व बाहर आते हैं, मैग्मा के साथ बाहर आते हैं, जो आपका लावा बाहर आता है ज्वालामुखी के फटने के साथ, द्रवित होने के साथ, तब हम वहां से सैंपल उठाकर, वहां की चट्टानों के सैंपल उठाकर पता करते हैं कि अंदर कैसी स्ट्रक्चर है। लेकिन हमें यह तो पता नहीं है कि वो जो ज्वालामुखी उठा है वो कितनी गहराई से उठा है। इस बात का प्रमाण हमारे पास नहीं है। ये बात कौन बताती है, ये आपके अप्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। अप्रत्यक्ष प्रमाण में क्या क्या चीजें आती है, जैसे आपके पास मीटियोर्स है, उल्काएं हैं, नंबर 1। नंबर 2 ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप जब बात करते हो कि कैसे, तो आपके पास क्या है फिनोमेना लगते हैं, जैसे लो टाइड और हाई टाइड के। इस तरीके के फिनोमेना जुड़े होते हैं अप्रत्यक्ष प्रमाण के। गुरुत्वाकर्षण के अलावा और कौन सी क्रियाएं हो सकती है, भूकंप क्रियाएं। और कौन सी हो सकती है, भूकंप क्रियाएं। इसके अलावा और क्या हो सकती है, चुंबकत्व। और क्या हो सकता है इसके अलावा, चुंबकत्व। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें किसके बारे में बताती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बताती है कि ये ऐसे सोर्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स कह सकते हो। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपके पास डायरेक्ट सोर्स, और ये कौन सा सोर्स होता है, इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स की बात करें किसके लिए, अर्थ स्ट्रक्चर के लिए, तो आप इजीली बता सकते हो। अब बात आती है प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अब एक बात यह भी पढ़नी है हमें कि जो अर्थ संरचना के बारे में साधन होंगे, सोर्स होंगे, तो वो दो तरीके से बांटे जाते हैं, और वैसे उसके 3 हिस्से होंगे। सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 बनेंगे। ये भी एक जैसे बात करता है प्राकृतिक की, फिर बात करता है अप्राकृतिक की, नंबर 2 नेचुरल और नॉन नेचुरल। यानी दूसरी जो चीज होगी वो कैसी होगी, अप्राकृतिक होगी। और तीसरा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, सिद्धांत। यानी हमारे पास जो पृथ्वी की संरचना हम साधन के अनुसार बनाएंगे तो वो 3 तरीके से बांट दी जाती है अलग से। पहले थे प्रमाण, स्रोत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब साधन बात करता है प्राकृतिक, अप्राकृतिक और सिद्धांत के अनुसार। यह संरचना कैसे बताते हैं। प्राकृतिक में होने वाली घटना 2 मुख्य है जो आपको किसके बारे में बताती है। नंबर 1 आती है भूकंप, जिससे सबसे ज्यादा पता चलता है। नंबर 2 आता है ज्वालामुखी।
कि दो जो ऐसी बातें हैं जो हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में सबसे ज्यादा बताएगी और जो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक दो ऐसी क्रियाएं जो आपको पृथ्वी की संरचना के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान देती है, वो है भूकंप और ज्वालामुखी। उसके अलावा तीसरा नंबर आता है चुंबकत्व का। तीसरा जो नंबर आता है वो किसका आता है? चुंबकत्व का। चुंबकत्व का मतलब है मैग्नेटिज्म। तो चुंबकत्व मैग्नेटिज्म जो है वो भी हमें किसके बारे में बताती है? अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बारे में ग्रेविटेशन। उसके अलावा जो नेचुरल है वो एक क्या है? ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ये तो हुए प्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक की बात आती है। अरुण वेरी गुड मॉर्निंग। अप्राकृतिक की जब बात आती है तो उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अप्राकृतिक में नंबर एक चीज आती है घनत्व, डेंसिटी। अप्राकृतिक नॉन नेचुरल फिनोमेना होता है डेंसिटी, दूसरा होता है टेम्परेचर, और तीसरी चीज क्या होती है? प्रेशर, दबाव, जिसे दाब कह सकते हो आप। दाब का मतलब है प्रेशर। दूसरी चीज क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। कि जैसे चट्टानें जो प्राथमिक सेल मानी जाती है, प्राथमिक सेल का मतलब प्राथमिक जो चट्टान का रूप मानी जाती है वो कौन सी होती है? इग्नियस। इग्नियस के बाद की जो चट्टानें होती है दो रूप बनती है, एक अवसादी और एक क्या होती है? रूपांतरित या कायांतरित। यानी इग्नियस है वो भी बता देंगे थोड़ा बहुत। तो इनमें जो मेन चीज होती है वो पहली चीज क्या उठाई जाती है? डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी में बदलाव आता है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो डेंसिटी बदलती है। ठीक है। नंबर दो क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान, यानी गहराई के साथ तापमान पे भी अंतर पड़ता है। और दबाव यानी दाब, प्रेशर, इस पे भी क्या होता है? फर्क पड़ता है। अब बात आती है सिद्धांत के अनुसार। सिद्धांत में जो बातें आती है वो हम क्या पढ़ते हैं? असात्यंता। असात्यंता। असात्यंता के सिद्धांत जो होते हैं या उन्हें लिखते हैं हम असबद्धता के सिद्धांत। असबद्धता के सिद्धांत। असबद्धता कह दो, डिसकॉन्टिन्यूटी कह दो, असात्यंता कह दो। ये जो सिद्धांत और प्लस सिस्मिक लॉ, सिस्मिक लॉ जो माने जाते हैं वो यहां आ जाएंगे आपके भूकंप। तो ये कुछ बात थी साधन की, सोर्स, जिसके आधार पर हम किसकी परख कर सकते हैं? अर्थ क्रस्ट, अर्थ कोर, अर्थ मेंटल। ठीक है। इनका हम क्या लेखा जोखा बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पृथ्वी की संरचना के बारे में वो क्या है? तो जो सबसे अच्छा स्रोत है जो पृथ्वी की संरचना के बारे में बताएगा, तो सबसे जो अच्छा और उपयोगी दोनों ही होता है कि सबसे अच्छा भी होगा और उपयोगी होगा जो स्रोत पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी देगा। जो हमें किसकी जानकारी देगा? पृथ्वी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में अच्छे से डिटेल देने वाली प्रोसेस कौन सी होती है? तो याद रखना वो है आपके पास प्यारे बच्चों अर्थक्वेक। कि जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, सिस्मिक फिनोमेना है, ये आपको सबसे अच्छी जानकारी देता है किसके बारे में? धरती की संरचना के बारे में। अब हम कहें जी ये कैसे देता है? तो नंबर एक पॉइंट याद रखो प्यारे बच्चों कि जो भूकंप है, भूकंप जो संरचना के बारे में बताएगा तो भूकंप तरंग के आधार पर बताएगा। भूकंप जो भी संरचना बताएगा भूकंप तरंग के आधार पर बताएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक वेव। यानी जो अर्थक्वेक हमें रिजल्ट देगा वो हमें किसके आधार पर देगा? सिस्मिक वेव के आधार पर देगा। तो सिस्मिक वेव हमने पढ़ी थी, वैसे 3 तरह की थी, हम 2 पढ़ेंगे। हाँ किस्मत, वेरी गुड मॉर्निंग। 2 कौन कौन सी थी? नंबर 1 हमने पढ़ी थी पी वेव, यानी जिसे हम प्राइमरी और क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। ठीक है। कंप्रेस भी बोलते हैं इसे, कंप्रेशनल भी बोलते हैं। दूसरी थी वो कौन सी थी आपकी? एस वेव। एस वेव को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। अब इनका बड़ा अच्छा लेखा जोखा कॉम्बिनेशन था। तीसरी हमने एक बताई थी पीछे की वीडियो में, लिख देता हूं। तीसरी का हमें कोई रोल नहीं लेना क्योंकि तीसरी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है
और धरती की सतह पे आ जाती है और ये दो रूप लेती है, एक होती है लव वेव और दूसरी होती है आपकी रिले वेव। ठीक है, रिले वेव और लव वेव के काम में करती है। ये जो होती है पी वेव, ये आपकी तीनों माध्यम से गुजर सकती है। ये क्या करती है, ये ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस, तीनों में क्या कर सकती है, संचरित कर सकती है। इन तीनों में क्या कर सकती है, प्रोपागेट कर सकती है, संचरित कर सकती है। यानी यह क्या हो जाती है, संचरित होती है, प्रोपागेट करती है, किसके अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जाती है। ये होती कौन सी है, ये होती है आपकी अनुदैर्ध्य। ये जो तरंग होती है ये कौन सी होती है, आपकी अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य के अलावा इसको नाम दिया जाता है कंप्रेस वेव। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस वेव भी कहते हैं। कंप्रेस वेव का मतलब होता है संपीड़न तरंगे। यानी आपसे पूछ ले कि भूकंप की कौन से तरंगे, संपीड़न तरंगे होती है। हाथ नहीं भी पैर में चोट लगी थी ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे पूछा आपने, फिक्र करते हो, प्यार आपका। तो चलिए, ठोस, द्रव और क्या है, गैस। अभी चोट चाट तो ठीक होती रहती है, साथ में मेरा एग्जाम भी था। ठीक है, कुछ दिन मैंने एग्जाम के चलते भी छुट्टी ली थी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, पी वेव है और दूसरा क्या है, एस वेव। तो जो एस वेव है इन्हें हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां से चलती है, ठोस या द्रव की सतह पर। यानी ठोस के तो अंदर चलेगी और द्रव में ये सिर्फ कहां काम करती है, सतह पर क्या कर सकती है, संचरित करती है। तो ठोस के अंदर और द्रव की सतह में क्या करती है, ये संचरित करती है। तो इसका मतलब हमने सिर्फ दो बातें पढ़नी हैं और इन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है, क्राइटेरिया बनाया जाता है संरचना का। तीसरी हम नहीं पढ़ते इनके लिए, क्योंकि जो मेन फंडामेंटल्स होता है 700 किलोमीटर की रेंज, 200 से लेके 700 किलोमीटर तक का जो पता लगाया जाता है वो इन दो तरंगों के आधार पर लगाया जाता है। कहा जाता है कि जहां तक धरती के अंदर अच्छी खासी ठोस प्रबलता है, ठोस असत्यंता है, ठोस की डिसकंटिन्यूटी है अलग अलग जगह, तो वो तो पता चल जाती है एस वेव से। और अगर पूछा जाए कि पूरी कोर तक जाने का काम करती है, फिर तो कोई बात नहीं है सर, एग्जाम जरूरी था, हाँ ठीक है। और दूसरी जो है पी वेव, पी वेव कहां तक जाती है, कोर तक जाती है, केंद्र से होकर गुजरने की क्षमता रखती है। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो भाग बनाए जाते हैं, आप पढ़ते आए हो, ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल, यानी बाहर का मेंटल और अंदर का मेंटल जो है, उनमें यही चीज क्या है, काम करती है। और जो कहां तक मेजरमेंट करती है, 200 से 700 किलोमीटर तक। तो इन्हीं के आधार पर ऊपर की परत किससे बनी हुई है वो बताया जाता है, मध्य की परत किससे बनी हुई है वो बताया जाता है, और अंदर की जो परत बनी हुई है वो बताया जाता है। ठीक है, तो इन तरंगों के आधार पर कहां तक ज्ञान लिया जा सकता है, अच्छे से 200 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर, इस रेंज तक क्या है, अच्छे से क्या है, परख की गई है। और उसके अलावा जो भाग बांटे गए हैं, चट्टानी भाग जो बांटे गए हैं, तो वो क्या है, एक तो परपटे का भाग है ऊपरी सतह। तो ऊपरी जो परत है, ऊपरी जो परत बनी हुई है वो आपकी कौन सी चट्टान से बनी हुई है ये कहा जाता है। तो वो है तो आग्नेय चट्टान, लेकिन उसका रूप किस में है, ग्रेनाइट में। यानी ऊपर का जो हिस्सा बताया जाता है वो ग्रेनाइट और प्लस किसके साथ का है, बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट और क्या है, बेसाल्ट का है। और मध्य की जो परत है, मध्यवर्ती, ऊपरी आ गई फिर आती है मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती जो परत है वो भी आपकी क्या है, दो प्रकार की चट्टानों का रूप है। एक आपके पास क्या है, आग्नेय ही है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती है, और एक बहिर्वेदी होती है, यानी बाहर की और अंदर की। ठीक है, सिलेबस कितना कर रह गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस यूं मान के चलो आप, थोड़ा ही रहा है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भूकंप और ये अर्थ क्रस्ट के बाद में सीधा ज्वालामुखी और सुनामी दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर कुछ और हिस्से हैं, तो जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो लगभग क्या है, एक दिन में 2 टॉपिक होने वाले होते हैं एक क्लास में, ऐसे भी टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। तो मध्यवर्ती परत है, उसमें आग्नेय और प्लस क्या है, कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित भी कह सकते हो या आप क्या कह सकते हो, रूपांतरित। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
जो कायांतरित और रूपांतरित होती है ये मेटामॉर्फिक होती है, और ये आपके पास क्या है, इग्नियस, इग्नियस नाम से जो पैदा हुई है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस। तो ये आपके पास कौन सी चट्टान है, इग्नियस सेल बोलते हैं वैसे इन्हें, सेल और चट्टान एक ही बात है। और कायांतरित, कायांतरित जो चट्टान या कायांतरित जो सेल है इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक और जो इग्नियस है इनसे क्या है, मध्यवर्ती हिस्सा बना, मध्यवर्ती परतें बनी है। और जो अंदर की है आंतरिक परत, निमंतर, यानी जो आंतरिक परत बनी है, आंतरिक परत किस प्रकार की चट्टानों से बनी है, तो वो बनी है आपकी डूनाइट, एक तो बनी है आपकी डूनाइट और पेरिडोडाइट, डूनाइट और पेरिडोडाइट। तो आपके पास पेरिडोडाइट और डूनाइट नाम की चट्टानों से कौन सी परत बनी है, आंतरिक या अंदर की परत, निमंतर परत। तो ऊपरी, मध्यवर्ती और क्या निमंतर परतों के बारे में जब भी पूछा जाता है तो मुख्य चट्टानी भाग हम तीन पढ़ते हैं। चट्टानी भाग आप लोगों को पता है, चट्टान बनती कैसे है, दाब और ताप के संजम से बनती है, और वो खास रूप क्या होता है, मैग्मा, लावा, लावा जैसे धरती पे आता है, जम जाता है, या पृथ्वी के किसी हिस्से में रुक कर भी क्या जम जाता है, तो वो क्या आपके पास आग्नेय रूप होता है, इग्नियस। यानी क्वेश्चन आए कि प्राथमिक चट्टान कौन सी है, यानी प्राइमरी जो सेल है, प्राइमरी सेल ऑफ द अर्थ विच मेकिंग द स्टोन फॉर्मेशन, यानी डोलोमाइट है, कार्नेलाइट है, फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, ये जो रूप होते हैं ये सारे के सारे चट्टान के भाग होते हैं। यानी जैसे आप ग्रेनाइट पत्थर लेने जाते हो तो ग्रेनाइट का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, दानेदार, यानी पत्थर में क्या है, बड़े बड़े क्या है दाने, मणिका में रूप होता है। तो मणिका में जो कण बंधे होते हैं पत्थर के अंदर, चट्टान के अंदर, वो आपका ग्रेनाइट होता है। बेसाल्ट कौन सी चीज होती है कि जिसके अंदर कोई आधार नहीं है कणिका का, यानी कणिका जो होती है बहुत सूक्ष्म रूप में होती है, छोटे रूप में होती है, कण जो होते हैं छोटे होते हैं, अरव्य होते हैं, वो रूप कैसा होता है, बेसाल्ट। तो इसी आधार पर आप लोगों को पता होगा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग होती है उनकी जो स्पीड होती है उसी के आधार पर इनका लेखा जोखा मिलता है, ये हमने पढ़ दिया। अब आपके पास जो क्राइटेरिया आता है वो आता है किसका, स्वेस का, स्वेस। और स्वेस ने जो बात बताई थी वो इसी ग्रेनाइट, बेसाल्ट के चलते और मटेरियल की प्रॉपर्टी के चलते दी है। स्वेस कौन है बंदा, वो बंदा जिसने सियाल, आप लोग पढ़ते हो सियाल, सीमा या सीमे, आजकल इसके लिए एक ट्रैग दिया गया है सीमे, तो आप सीमा भी ना याद रखें, सीमे भी याद रखें, ठीक है। सियाल, सीमा या सीमे और प्लस क्या है, नीफे। तो आपसे पूछे कि पृथ्वी की संरचना के चलते ये जो संबंध बनाया है सियाल, सीमा, सीमे या नीफे का, ये किसने दिया है, स्वेस ने दिया है, ठीक है। स्वेस कहता है कि जो पृथ्वी की संरचना बनी है, ऊपरी जो परत है यानी परपटी, परपटी को क्या कहते हैं हम, क्रस्ट, परपटी को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है वो आपके पास किन दो हिस्सों में बांटी जाती है, क्रस्ट जो है, परपटी है जो पपड़ी है, वो आपके पास कितने हिस्सों में बांटी जाती है, दो। और इसकी रेंज कहां तक होती है, 35 किलोमीटर। इसकी जो रेंज ली जाती है अच्छे से जो चट्टानी भाग में, किसके लिए, सियाल और सीमा और नीफे के लिए, वो पहली जो है पपड़ी 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर हिस्से में बांटी जाती है, ऊपरी परत। तो परपटी कौन सी लोगे आप, ऊपरी। ऊपरी परपटी में दो हिस्से बनाए हैं इन्होंने, एक जो बनाया है वो बनाया है किसका, महाद्वीपीय का। तो जो महाद्वीपीय पट्टी होती है, महाद्वीपीय जो परपटी है उसे महाद्वीपीय सहंती भी कहते हैं। कि आपसे पूछे कि महाद्वीपीय सहंती या महाद्वीपीय परपटी, तो महाद्वीपीय सहंती कैसी होती है, कम संघन होती है। कम संघन का मतलब होता है लो डेंसिटी, और कैसी होती है, पतली होती है। कम संघन और कैसी होती है, पतली होती है। कम संघन और पतली है तो इसका रूप क्या होता है और गहराई कितनी है, तो ये 35 किलोमीटर तक है। यानी इसकी डेप्थ है अर्थ के अंदर वो किस रेंज की होती है, 35 किलोमीटर तक। तो आपसे ये क्वेश्चन टैग किया जा सकता है
कि कम संघन पतली जो प्रॉपर्टी है अर्थ की, क्रस्ट की, वो कौन सी है? तो महाद्वीपीय सहनती है, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे कहा जाता है। और ये आपकी रेंज कितने में बैठी है? 35 किलोमीटर डेप्थ के अंदर बैठी है। इसे स्पेशल टैग दिया जाता है किसका? सियाल का। इसे जो टैग दिया जाता है वो किसका दिया जाता है? सियाल। तो इसको हम बनाएं तो यानी सिया प्लस एल, तो सिया प्लस एल जो है सी प्लस एल है सियाल, सी प्लस एल। ठीक है, तो सी प्लस एल में सी का मतलब है सिलिका और एल का मतलब क्या है? एलुमिना। जो आपके पास दो शब्द बनाए गए हैं, सी का मतलब होता है सिलिका, ये सी और प्लस एल, इन्हीं से मिलकर बनता है सियाल। अब सिलिका क्वार्ट्ज है, यानी सिलिका जो है वो क्या आपकी क्वार्ट्ज है। और जो एल का मतलब है एलुमिना, एलुमिना क्या है? Al2O3। एलुमिना क्या होता है? Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 एलुमिना और सिलिका मिलकर क्या बनाती है? ये परत बनाती है जिसका नाम है सियाल। सियाल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ये जो प्रकृति पूछता है इस हिस्से की, तो वो कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। और ये दानेदार होती है, संघन कम होती है, पतली होती है, और इसे क्या बोल जाता है? ग्रेनाइट। ये क्या होती है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का मतलब है ये कैसी होती है? रवेदार। तो यहां से एक टैग मिलता है तुम्हें कि जो आपके पास इस तरीके से ये सी बेड है, सी बेड के हिस्से में और इस हिस्से में जो हिस्सा बनाया, और इसके साथ क्या है? एक तरह से कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हिस्सा है ये आपके पास क्या है? महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है। और ये एक हिस्सा जो है ये महाद्वीपीय है, हिस्सा जो है ये कैसा है? महाद्वीपीय है, यानी कॉन्टिनेंटल बेल्ट आपकी। इस कॉन्टिनेंटल बेल्ट की जो डेप्थ आपकी वो कितनी है? 35 किलोमीटर। जो बैक हिस्सा रह गया ये वाला ब्लूइश हिस्सा बना दो इसे, तो ये आपके पास कैसा है? ये ओशियनिक है। इसे हम नाम क्या देंगे? ओशियनिक। ओशियनिक का मतलब है महासागरीय। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? महासागरीय प्रॉपर्टी। तो महासागरीय जो प्रॉपर्टी है, महासागरीय परत है, महासागरीय सहनती कह सकते हो, जो नंबर 2 पे आती है। तो जो महासागरीय सहनती है वो क्या है? तो महासागरीय जो सहनती होती है ये बेसाल्ट होती है, बेस यानी सी बेस की। जो सी बेस है ये आपके पास किस तरह की पट्टी है? तो ये जो सी बेस की हिस्सा है ये आपके पास रेंज में अगर बात करता है तो कितनी होती है? 5 किलोमीटर। यानी महासागर की जो पट्टी है, महासागरीय प्रॉपर्टी है, उसकी डेप्थ कितनी है? 5 किलोमीटर। और जो महाद्वीपीय है वो कितनी है आपकी? 35। अब जो महासागरीय है इसको अगर हम बात करते हैं नंबर 2, इसी को ही बता देते हैं। पहली ग्रेनाइट है और दूसरी क्या है? जो महासागरीय है, महासागरीय परत। तो महासागरीय परत कहां से शुरू होती है? फ्रॉम सी बेड, जो यानी ओशियनिक, जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? वो होती है फ्रॉम सी बेड। यानी सी बेड से स्टार्ट होकर किस रेंज तक जाती है? 5 किलोमीटर इन डेप्थ। और ये आपके पास किस प्रकार की चट्टान का हिस्सा है? तो आग्नेय ही, और वो कैसी है? बहिर्वेदी, बाह्य आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। यानी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये आपके पास किस तरह की चट्टान है? तो ये भी आपके पास आग्नेय है। आग्नेय का मतलब इग्नियस है, बेसाल्ट है। बेसाल्ट आपके पास एक ज्यादा डेंस होती है, घनत्व ज्यादा होता है, मोटी होती है, और जो आपकी किस फिनोमिना से बनी हुई है? सीमा। यानी अगर आपसे पूछे कि महासागरीय परत में जो ये 5 किलोमीटर डेप्थ है, बेसाल्ट का जो हिस्सा है ये आपके पास किस शब्द से मिलकर बनी हुई है? सी प्लस मा, और या क्या है? में। ऐसे लिखेगा सी प्लस मा या में,
सी का मतलब वही सिलिका है, माँ का मतलब या मे का मतलब है Ma, यानी इसका मतलब है सिलिकॉन यानी सिलिका, और प्लस किससे बना हुआ है, मैग्नीशियम, यानी इसमें जो प्रधानता होती है वो साथ में कैल्शियम भी होता है भाई, कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रधानता के साथ तीसरी चीज क्या होती है, कैल्शियम। अब बात आती है कि इसमें जो घनत्व है वो ज्यादा होता है, यह जो बेसाल्ट पट्टी है ये ज्यादा संघन होती है, ज्यादा संघन का मतलब है घनत्व ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, घनत्व ज्यादा है इस हिस्से में, संघन ज्यादा है तो घनत्व थोड़ा बढ़ता जाता है, ज्यादा हो जाएगा, और पट्टी की जो मोटाई है वो ज्यादा होगी, तो मोटाई ज्यादा होती है, वो पतली थी तो इसमें क्या है, मोटाई ज्यादा होती है। और इसकी जो प्रकृति की बात करता है, उसकी तो प्रकृति थी अम्लीय, और ये कौन सी प्रकृति में होती है, अक्षारीय। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है आपके पास, अक्षारीय। तो ये है राजकिरण, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आती है, भूगोल का हिस्सा थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि हम ज्वालामुखी पढ़ना चाहते हैं। ज्वालामुखी और सुनामी और लिम्निक इफेक्ट जब भी हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ये चीज आनी हमें बहुत जरूरी है। तो इसके साथ यूं भी थोड़ी सी डिटेल मिल जाती है कि जो हमारे पास महासागरीय प्रॉपर्टी है, महासागरीय परत है, वो डेप्थ कितनी है, संघनता कैसी होती है, मोटाई कैसी होती है, प्रकृति कैसी है, अक्षारीय, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चट्टानों का रूप है बेसाल्ट, कैसी चट्टानें होती है, आग्नेय, इग्नियस रॉक की बेसाल्ट फॉर्मेशन से बनी है, और बेसाल्ट होती क्या है, अरवेदार चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, और बहिर्वेदी है, एक्सटर्नल है, बहिर्वेदी, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, बहिर्वेदी। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान होती है ये, तो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है, और कैसी होती है, अरवेदार है, यानी ये कैसी है, अरवेदार है, यानी जो ग्रेनाइट थी वो रवेदार थी, ये कैसी होती है, अरवे या गैर रवे भी बोल सकते हैं इनको हम, यानी क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल दो वर्ड लगते हैं, तो ये नॉन क्रिस्टलिक है, ठीक है, यानी ये अमोर्फस होती है, इसीलिए अरवेदार। इंग्लिश में जो वर्ड लगता है वो इनके लिए क्या लगता है, अमोर्फस। तो ये हमारे पास क्या होती है, अमोर्फस होती है। और जो ग्रेनाइट थी, ग्रेन्यूल्स थी, वो क्या होती है आपके पास, क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। उसका यूज आपने देखा होगा घरों में, जो रसोई के ऊपर एक काले रंग का पत्थर लगता है और उसमें छोटे छोटे क्या टुकड़े चमकते नजर आते हैं, ग्रे के साथ क्या ब्लैक कलर के टुकड़े, इस तरह की जो चिलचिलाती कण नजर आते हैं मोटे मोटे, जो हम पत्थर लेके आते हैं मार्केट से घरों में लगाने के लिए, तो वो आपके ग्रेनाइट्स हैं। बेसाल्ट जो होगा वो ओवरऑल इक्वल होगा, उसमें छोटे छोटे कण नहीं होंगे, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। तो ये थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों हमारे पास सियाल सीमा की। और तीसरा आता है निफे। निफे क्या है, आंतरिक और बाह्य, दो क्रोड में होता है, ठीक है। यानी जो हमने बात की, एक तो हमने पढ़ दिया सियाल और दूसरा हमने पढ़ दिया सीमा। सियाल में जो मात्रा थी वो थी ज्यादातर किसकी, सिलिका, और यहां से सर्वाधिक धातु कौन सी मिलती है आपको, एल्यूमिनियम मिलती है। तो जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास कौन सी धातु मिलती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की प्रतिशतता कितनी मिलती है यहाँ पे, 8.1% के करीब मिलती है, ठीक है। और भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा कौन से तत्व की होती है, ये अगर पूछ ले तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर पूछे कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक तत्व कौन सा है तो वो ऑक्सीजन है, यानी अधातु है, और धातु की बात करता है तो वो कौन आपके पास है, एल्यूमिनियम। सीमा में क्या है कि कौन सी धातु और कौन सा रूप था, सिलिकॉन और क्या, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मात्रा क्या है, मैग्नीशियम की मात्रा के अलावा यहाँ पे कौन सी मात्रा मिलती है तुम्हें, कैल्शियम भी। तीसरी चीज जो होती है वो थी आपकी निफे। निफे का मतलब होता है निकल और प्लस क्या है, फेरस, फेरम, यानी निकल प्लस फेरम, यानी क्या है, निकल और लोहा। यानी निफे में क्या है, निकल, और दूसरा जो तत्व है वो कौन सा आपके पास है, लोहा। तो निकल और जो लोहा है वो निफे में है। ये दो हिस्सों में बंटता है, कि जैसे आप अर्थ क्रस्ट बनाते हो कि बाहरी पट्टी के अंदर ये जो हिस्सा है परपट्टी का, फिर मेंटल का, फिर आंतरिक क्रोड का। तो यानी आपके पास ये हिस्सा हो गया पूरी बाहरी परत और मेंटल का। अब ये जो हिस्सा है जो 3500 किलोमीटर की रेंज का है, इसमें दो हिस्से बनते हैं,
यानी मेंटल तक का हिस्सा है वो 2900 किलोमीटर में कवर हो जाता है। मेंटल का हिस्सा किस रेंज तक कवर हो जाता है? 2900 किलोमीटर तक। बाकी बच गया 3500 किलोमीटर में दो हिस्से बनते हैं धरती के, आंतरिक और बाह्य क्रोड, जिन्हें हम कोर कहते हैं। तो ये है आंतरिक कोर, इनर कोर, जिसे आंतरिक क्रोड कहते हैं। और ये क्या है? एक्सटर्नल कोर। एक्सटर्नल कोर को क्या कह सकते हो? आउटर, ओसी और ईसी के नाम से जानी जाती है। इसे ओसी भी कहते हैं, आउटर कोर या आउटर क्रोड, या जिसे कहते हैं बाह्य क्रोड या बाह्य कोर। तो इन दोनों में जो ये हिस्सा है बाहर का, इसमें क्या होगा? इस हिस्से में पूरी तरह से मोल्टन स्टेट होती है। इस हिस्से में जो निफे मिलता है वो कौन सी स्टेट में मिलता है? हाई टेम्पराइज्ड होता है, मोल्टन स्टेट होती है। तो यानी इसमें इसीलिए जो तरंग होती है एस तरंग पार नहीं कर पाती। तो इसमें से सिर्फ कौन सी तरंग पार कर पाती है? पी। तो तभी हमने कहा था कि पृथ्वी की संरचना का अनुमान हम किससे लगाते हैं? पी और एस से लगाते हैं। और मुख्य जो तरंग होती है वो जो जानकारी देती है पृथ्वी की संरचना की, कि पृथ्वी की संरचना में कहां द्रव और कहां ठोस है, तो एक पी और मुख्य होती है एस वेव। क्योंकि एस वेव सिर्फ ठोस से गुजर सकती है, द्रव से नहीं गुजर सकती। ये हिस्सा द्रवित आ जाता है, मोल्टन स्टेट आ जाती है। किसकी? ये जो मोल्टन स्टेट होती है ये होती है निफे की। इस मोल्टन स्टेट के बाद अंदर की जो कोर है ये फिर से आपके पास किस प्रकार की है? सॉलिड फॉर्म। ये फिर से क्या है? निफे। निफे यहां पे किस फॉर्म में मिलता है आपके पास? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड और थिक फॉर्म होती है। सॉलिड होता है, ठोस होता है, कौन आपके पास? निफे। निकल और क्या है? फेरस। और यहां भी क्या है? निकल और फेरस। और वो कौन सी स्टेट में है? आपके लिक्विड या मोल्टन स्टेट में। तो ये प्रॉपर्टी सारी की सारी बताई किसने बताई? स्वेस। तो स्वेस नाम का वो दार्शनिक, वो वैज्ञानिक, वो एक अर्थ जियोलॉजिस्ट, जिसने ये कहा कि धरती की प्रॉपर्टी को बांटा जाता है, धरती की परतों को जब बांटा जाता है तो तीन हिस्से में बांटा गया, एक सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा निफे। अगर पूछ ले कि आंतरिक रूप कौन सा है तो निफे, बाहरी रूप कौन सा है तो सियाल, मध्यम का कौन सा हो गया? सीमा। और सियाल और सीमा में पूछे ग्रेनाइट और बेसाल्ट कौन है वो भी बता दिया, अम्लीय और अक्षारीय प्रकृति कौन है वो भी आपको बता दिया। और जब बहुतायत घनत्व की बात करें, सर्वाधिक घनत्व कहां है, तो अंदर के हिस्से में क्या होता है? सर्वाधिक घनत्व होता है। लगभग कितना हो सकता है घनत्व? 13.6। अंदर तक आप जाओगे तो 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो 13.6 ग्राम पर सीसी है, वो आपकी डेंसिटी हो सकती है कहां? इनर कोर में। ठीक है, रनु यादव सर पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ ये जो डाटा होता है गुड़िया सिंगल वे का नहीं है, इसीलिए मैंने इस पीडीएफ को सेव कर लेना है और ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था सेशन हमारा सियाल, सीमा और निफे का। असत्यंता और असबद्धता के जो नियम हैं हम मिल जाएगी, ये जो पीडीएफ है ये सेव हो जाएगी, आपको दे दी जाएगी। असत्यंता और असबद्धता जो है वो हम कल नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और उसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? वोल्केनोस की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।